अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे और शगुफ्ता के घर के दरमियान एक घर था। घर की छत हम दोनों के घरों की छतों से कुछ ऐसे मिली हुई थी कि बआसानी एक दूसरे तक की छत तक का सफ़र तय किया जा सकता था। ये थोड़ा निचले दर्जे का मोहल्ला था। घरों के हालात उनके मिलते जुलते नक्शों जैसे ही थे। बचपन उन्हीं गलियों में खेलते कूदते लड़कपन की अटखलियाँ करते हुए गुजरा था। इन्हीं बचपन से लड़कपन की तरफ सफ़र करते दिनों में शगुफ्ता के घर वाले अपना घर किराए पर देकर किसी बेहतर इलाके और कदरे बड़े घर आकर किराए पर चले गए। शगुफ्ता के अब्बा का अचानक ही मुल्क से बाहर जाने का चांस बन गया और उनके दिन फिर गए। बाद में उन्होंने वो घर भी ख़रीद लिया। अब तकरीबन 2 साल पहले वो लोग पुराने घर में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उसके अब्बा वापस पाकिस्तान आ गए थे। अब उनकी मुस्तकिल कमाई का ज़रिया वही घर और एक आध दुकान थी जो उन्होंने बाहर रहकर बना ली थी। शगुफ्ता और उसकी बड़ी बहन, बस 2 ही बच्चे थे उनके। बड़ी बहन की शादी कराची से बाहर कहीं हुई थी। जब वो लोग दोबारा हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हुए तो गो के पहले वाला मिलना मिलाना नहीं था, मगर चूँकि वो लोग तो यहाँ आकर बहुत खुश थे, इसलिए माजी में तकरीबन वो सारे घर जिनसे उनके ताल्लुकात थे उनसे मिलने मिलाने गए। उन्हीं घरों में से एक घर हमारा भी था। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा वो अपनी वालदा के साथ हमारे ड्राइंग रूम में तशरीफ़ फरमा थी। मैं सही मानों में उसके अंदाज़ और गोरी रंगत पर से नज़र हटाना भूल गया। उसने ऐसा रंग रूप निकाला था और ऐसी उठान पाई थी कि अच्छों की तौबा में शिकने पड़ जाती। मैंने पहली निकाह उस पर डालते ही अपना दिल तो हारा, मगर उसका दिल भी जीत लिया और हमारी लव स्टोरी से चल पड़ी। मगर उस कामयाबी में सबसे पहला विलन वही दरमियान वाला घर बना जो बदकिस्मती से अमजद का था। अमजद के अब्बा ट्रिब्यूल एजेंट का काम करते थे और यही काम यहाँ कराची में करता था। लाहौर में उसका घराना खाते पीते लोगों में शुमार था। कराची में हमारे पड़ोस वाला घर भी उसका अपना था। इसीलिए जून की एक बेहद तपती हुई दोपहर में जब पूरा मोहल्ला अपने ठंडे कमरों में पंखों के नीचे पड़ा ऊँग रहा था, उस कमबख्त ने हमें अपनी छत के टीन वाले छज्जे तले बिछे पलंग पर रंगे हाथों पकड़ लिया। बस फिर क्या था, उसने तो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शगुफ्ता का तो पता नहीं, मगर मैं इस सूरत हाल से काफ़ी तंग आ चुका था। अल्लाह जाने शगुफ्ता के साथ उसका रवैया कैसा था। उस कभी खुलकर मुझसे शिकायत तो ना की थी, मगर मैं बुरी तरह फंस चुका था। वक्तन फ़वक्तन वो मुझसे बटोरता ही रहता था और ये खेल उस वक्त तक चलना था जब तक हमारी प्रेम कहानी को कोई खूबसूरत अंजाम किसी एलानिया हतमी रिश्ते के सूरत ना मिल जाता। मगर वक्त के साथ साथ बचाए बेहतरी आने की सूरत हाल और गंभीर और कशीदा होती चली गई। हमारी सीधी सादी मोहब्बत में यकायक ही 3 विलन उभर आए। एक तो अमजद था जो हर वक्त हमारी मिलन की घड़ियों की ताक में रहता और ऐन वक्त पर एंट्री देकर हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर देता। दूसरे निकले शगुफ्ता के अब्बा, जिन्होंने अचानक ही शगुफ्ता की जल्द से जल्द शादी का शोशा छोड़ दिया। सीधा सीधा रात को सोया तेरा अब्बा, सुबह उठकर तेरी शादी की फ़िक्र ताई हो गई। मैंने सुनते ही शगुफ्ता से कहा, अब्बा ने कहा है कि वो ऐसे लड़के से मेरी शादी करेंगे जो या तो मुल्क से बाहर हो या सरकारी नौकरी करता हो पक्की वाली। मेरे पास तो दोनों ही सहूलियात का फुकदान था। तीसरी और सबसे खतरनाक विलन के रूप में सामने आई मेरी माँ। क्या वो असगर की लड़की? जी अम्मा, आपको यकीन क्यों नहीं आता? यकीन तो आ रहा है पर तेरी बात पर नहीं। तो फिर मैंने होंकों की तरह उनकी शक्ल देखी। तेरा दिमाग चलने पर मैं तब क्या? एक बात तो बता, पूरे मोहल्ले और ख़ानदान भर की सारी छोकरियां छोड़कर तुझे शग्गू ही मिली थी? तो बहुत भोला है मेरे बच्चे। अम्मा के दिल में जाने क्या ख्याल आया। हाथ में पकड़ा सरोता और छालिया अपने कदीम जापानी पानदान में डालकर खटाक से उसका भारी ढक्कन गिराया। फिर उसे एक तरफ करके मेरी तरफ झुककर प्यार से कहा, अच्छा तो मुझे चलत्तर बनने का ही कोई तरीका बता दें। मैं तब कर बोला, ज़रा सुन तो। अम्मा ने मेरी बात को मखौल समझकर कुछ देर अपने पोपले मुंह से हंसी उड़ाई। ये जो अपनी शगुफ्ता है ना, 1 नंबर की चलती पुर्जा है। अपनी होने वाली बहू के बारे में अम्मा के ख्यालात मुझे ज़रा ना भाई। आपको कैसे पता अम्मा? किसी की बेटी के बारे में मेरी बात अधूरी रह गई। आए हट यहाँ से। कुछ पता भी है तुझे? ये अपने पड़ोस वाले अमजद से चक्कर चल रहा है उसका। है? मैं हक्का बक्का हो गया। और नहीं तो क्या, वो सलमा बता रही थी। भरी दोपहर में अकेले उस छड़े छांट की छत पर कूदते देखा उसने अपनी आंखों से। हाय मेरे अल्लाह, तौबा। अम्मा तौबा कर रही थी। मैं सोच रहा था कि सलमा की गिच्ची मरोड़ूं या फिर शगुफ्ता को ही जाकर 2 थप्पड़ लगाऊं।
उफ, मेरा बस न चला तो अपने ही बाल नोच डाले। बेज़रर सी 2-4 मुलाकातें क्या रंग दिखा रही थीं। जब भी मैं शगुफ्ता से मिलने छत पर जाता, अमजद खबीज़ किसी बोतल के जिन की तरह आ धमकता, और फिर इन ज़िद्दी और हठधर्म बच्चों की तरह जिनकी जितनी भी तरबियत की जाए, उन्हें हमेशा बड़ों के दरमियान बैठकर ही खेलना होता है, मेरे और शगुफ्ता के आसपास ही टहलता रहता है। इस बेशरम को देखो, कबाब में हड्डी बना घूम रहा है और ज़रा तमीज़ नहीं। कभी कभी बेहद चिढ़कर मैं कहने पर मजबूर हो जाता, छोड़ो ना, हमारा क्या लेता है, तुम अपनी सुनाओ। मैंने बताया था कि अनारकली में सेल लगी है। यार, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तो लंच टाइम में बमुश्किल भागम भाग तुमसे मिलने घर आता हूँ, तो फिर शगुफ्ता का चेहरा उतर जाता है। तुम ऐसा करो, ये रख लो, तुम खुद जाकर अपनी पसंद से। मैंने हमेशा उसके साथ बाहर घूमने फिरने से एहतियात बरती कि कोई हमें बाहर एक साथ ना देख ले। हमेशा की तरह मुझे वॉलेट निकालता देखकर शगुफ्ता का मुंह तर गया और अमजद का मुंह खिल उठा। वो फ़ौरन नज़दीक आया, जबकि शगुफ्ता कह रही थी, ये पैसे क्यों देते रहते हो हर वक्त? ये कोई तुम्हारा नेमुल बदल तो नहीं है? कभी कभी तो मुझे लगता है तुम मेरे साथ वक्त बताने की कीमत चुकाते हो। शगुफ्ता में गुस्से से लाल पीला हो गया। आइंदा यह बात मुँह से निकाली तो अच्छा नहीं होगा। ये मेरी खुशी है, मेरी खुशी समझ कर रख लिया करो। मैं अक्सर ही उसकी मुट्ठी में कभी लाल, कभी हरे और कभी एक आध नीला नोट दबा ही देता था। मोहब्बत के इजहार का कोई अनोखा और अछूता तरीका ना मुझे आता था, ना मेरे पास वक्त होता था। क्या बात है सोनियो, कभी हमारी भी मुट्ठी गर्म कर दिया करो, हम भी तुम्हारे सजन ही हैं, दुश्मन तो नहीं। उसका तपाने वाला मखसूस अंदाज था जो मुझे एक आंख न भाता था। शगुफ्ता उसको जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगी। तो मेरा चाचा लगता है, तू मेरा चाचा लगता है? ओ यार, मैं तो रखवाली करने आ जाता हूँ, कोई इधर उधर से तुम्हें ताड़ तो नहीं रहा? मैं तब कर उसके हाथ पर कुछ न कुछ रख ही देता। अल्लाह के फजल से मैं मोहल्ले का सबसे खूबरू और पढ़ा लिखा जवान था, और कुछ टौर बनाने का शौक भी। मगर उस सब के बावजूद मैं नहीं चाहता था कि शगुफ्ता के ऊपर मेरे हवाले से कभी उंगलियां उठे। जब भी मैं उसे अमजद की छत तक आने से मना ही करता था, और एक दिन वक्त ने साबित किया कि उसकी तरफ से बढ़ती जाने वाली ये एहतियात भी फ़ायदेमंद रही। एक दिन मुंडेर से लटका अमजद चौंक कर पीछे हुआ और शगुफ्ता से बोला, ए शक्कू, तेरा अब्बा घर पर नहीं था क्या? है। शगुफ्ता उसकी बात समझ ना सकी। मैंने अभी अभी उसे बाहर से घर में घुसते देखा है। हाय, मैं मर गई। वो बुरी तरह घबरा गई। अब क्या करूं? हाय अल्लाह ज़फ़र, वो तो पूरे घर में ही मुझे ढूंढ ढांड कर छत पर आते होंगे। चल, तू ऐसा कर, मेरे घर से निकल, कह देना कि किसी सहेली के घर से आई हूँ। उसने फटाफट हल पेश किया। मैं पागलों की तरह उन्हें देखता ही रह गया। अब तू भी निकल शहजादे, सड़ी धूप में क्या हुस्न बर्बाद करना है अपना। मैं सख्त बदमज़ा होकर उठा, और शुक्र कर तेरे यार ने पहरा देने की ड्यूटी संभाली हुई है, वरना आज तो इधर ही धर लेता उसका अब्बा तुझे। चल अब निकल जल्दी। उसने मुझे मुंडेर की तरफ धकेला। शगुफ्ता पहले ही नीचे जा चुकी थी। इतवार का दिन था। अम्मा सोबिया के बनवाए गए लहाफ गद्दे और रज़ाइयों को धूप लगवा रही थी। अम्मा ने थोड़ा थोड़ा करके इतना जमा कर लिया था कि ना सिर्फ सोबी के जहेज़, बल्कि शादी में क़याम के इरादे से आने वाले मेहमानों के लिए भी अच्छा इंतज़ाम हो गया था। करीबी तख्त पर अम्मा अपने पानदान में से एक मखमली पोटली निकाल कर जाने क्या देख रही। मैंने माँ के पास ही लेटा सुस्ती से सोच रहा था कि शगुफ्ता से मिले कितने दिन हो गए थे। मेरी हर सोच शगुफ्ता से शुरू होकर शगुफ्ता पर ही ख़त्म होती थी। उसी वक्त अम्मा ने मेरा कंधा हिलाकर एक खूबसूरत सा कंगन मेरे तरफ बढ़ाया। देख तो ज़रा, कैसा है? बहुत खूबसूरत है अम्मा। इसकी चमक और डिज़ाइन ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं अपनी सोचों से निकलकर उसे सराहने और बगौर देखने पर मजबूर हो गया। कैसा है? तेरी होने वाली दुल्हन के लिए लिया है? मैंने तसव्वुर में शगुफ्ता को कलाई में कंगन डालते देखा। उसकी चिट्टी कलाई में लगेगा भी बहुत प्यारा। मैं बेध्यानी में बोला, फिर चौंका। किसकी कलाई में? तेरी दुल्हन की। और किसकी? आप तो यूँ कह रही हैं जैसे मेरी दुल्हन पसंद कर लियो। मैं हंसा। मैंने तो सरासर बात टाली थी, मगर अम्मा ने जवाब में ही बम दे मारा। हाँ, पसंद तो कर ली है। बल्कि पसंद क्या, मैं तो इशारतन कह भी आई हूँ। उन्होंने जितने इत्मीनान से कहा था, मैं उतने ही ज़ोर से झटका खा कर उछला और कंगन मेरे हाथ से निकलकर पानदान के ऊपर जा गिरा। अम्मा, क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मेरे बच्चे। अम्मा ने मोहब्बत लुटाती निगाहों से पहले मुझे, फिर कंगन को देखा। ऐसी हूर परी पसंद की है तेरे लिए, लेकिन मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्जी जाने बगैर। कम अज़ कम पूछ तो लेती।
अरे तो अब बता दे, तुझे क्या एतराज़ है? और अगर कोई एतराज़ है भी तो बेला को देखकर सारे एतराज़ हवाओं में उड़ जाएंगे फिर से। मेरे हाथों के तोते उड़ाकर उन्हें खूब सूझी थी। उनका इत्मीनान काबिल-ए-दीद था। कंगन पर जमी उनकी नज़रों में साफ लिखा था कि वो ना सिर्फ फैसला कर चुकी हैं बल्कि किसी हद तक अमल दरामद भी। अम्मा अम्मा मुझे नहीं करनी किसी बेला मोतिया से शादी। तो फिर किससे करनी है? मैं जितना तिनक कर बोला था, अम्मा ने भी उतना ही चमक कर पूछा और मेरे रब खिलने से पहले बोल पड़ी, उस मनहूस मारी शगुफ्ता का नाम मत लियो। मेरे आगे बता रही हूँ, आज ज़बान खींच लूँगी तेरी। तौबा तौबा, ऐसी दीदा हवाई लड़की तो देखी ना सही। मैंने उसे अपनी गुनाहगार आंखों से उस नगोड़े अमजद के साथ बाजार में फिरते देखा था। और खुदा झूठ ना बुलवाए, दोनों ही ज़माने भर के हवारा हैं। अल्लाह मिलाई जोड़ी है दोनों की, जैसे को तैसा मिलेगा। खुश रहेंगे दोनों बहुत। और तू? अम्मा ने रुक कर मुझे घूरा। मेरी लाश पर से गुजर कर ला सकता है तो ले आ। अम्मा की ट्रेन जो चलना शुरू हुई तो मुझे पटरी पे आना ही पड़ा, मगर बात इतनी आसानी से हज़म होने वाली न थी। मैंने हमेशा शगुफ्ता को ही बीवी के रूप में देखा था। मैंने सोच लिया था इतनी आसानी से तो मैं भी हथियार नहीं डालूंगा। शाम का वक्त था और आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था। जाने क्यों, जब से अम्मा ने रिश्ते वाली बात की थी तबीयत पर अजीब सी उदासी तारी थी। ना कुछ करने का दिल चाहता था, ना किसी से मिलने का। सोबिया मेरे लिए चाय रख कर गई तो अपना सेल फ़ोन वहीं छोड़ गई। मेरे जहन में जाने क्या आया कि मैंने उसका सेल उठाया और फ़ोन बुक खोल ली और मतलूबा नंबर तलाश करने लगा। मैं मुसलसल किचन पर भी नज़र रखे हुए थे। सोबिया किसी भी वक्त आ सकती थी। ज़रा सी जद्दोजहद के बाद नंबर मिल गया। मैंने जल्दी से उसे अपने पास महफूज किया और सोबिया का मोबाइल वापस रख दिया। सोबिया की शादी की तारीख क्या तय हुई? दिन यूं भागे गोया बारात वाले दिन ही रुककर सांस लेंगे। अम्मा ने सालों से जमा किया जेवर, कपड़ा लत्ता, बर्तन, मशीनरी निकलवाना शुरू की। सारा सामान मिलाकर भी शादी के लिए तो कम ही था। मैंने ऑफिस से लोन लिया और ओवर टाइम भी लगाना शुरू कर दिया। बारात 12 बजे घर पहुंचता और दूसरे दिन सुबह सुबह फिर निकल जाता। ऐसी मसरूफियत में शगुफ्ता से मुलाकात एक ख्वाब ही बनकर रह गई थी। बस अमजद ही था जो कभी कभी उसका कोई पैगाम लेकर आ जाता था। बारबेक्यू जा रही हूँ, मिलना हो तो 8 बजे आ जाना। सेल लगी है, नई वैरायटी लॉन का सूट। मेरा जवाब हर दफ़ा इनकार में होता। आजकल हाथ इतना तंग हो चला था कि मैं इन पैगामात का पसे पर्दा मुहर्रिक जानने के बावजूद खामोशी से सुनकर उठ जाता। जब ही एक दिन मामू के ढाबे पर अमजद ने एक का लाथमाया, ज़फ़र मेरी जान, अंदाज़ तखातुब इतना बेबाक था कि मर्द होने के बावजूद मेरा हाथ लरज़ गया। कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए? अब तो वो दिन वो पल ख्वाब से लगते हैं जब हम कितनी कितनी देर तक एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे। दोपहर में छत पर ज़रूर आना, एक ज़रूरी काम है तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी शगुफ्ता उर्फ शुबकी। मैं खुशियानेपन से सर पर हाथ फेर कर रह गया। कान में बाइक की चाबी घुमाता अमजद मानी खैजी से हंस रहा था। हैं, ये क्या कह रही हो शगुफ्ता? उसने क्या बात करने के लिए बुलाया था मुझे अंदाज़ा नहीं था। शगुफ्ता ज़ारों कतार रो रही थी। मैंने तो मरकर भी नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। मैंने तो वो अब हिचकियाँ ले रही थी। मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश करना चाहती थी। हमेशा तुम ही मुझे कुछ ना कुछ देते हो। इस बार मैंने सोचा, लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर फिर रोने लगी। मैं गहरी सांस भर कर रह गया। बात पेचीदा नहीं मगर अजीब और मुश्किल ज़रूर थी। शगुफ्ता ने अपनी की ख़ानदानी अंगूठी बहुत इसरार और मिन्नत करके उसका भद्दा डिज़ाइन बदलवाने के लिए ली थी और सोचा कि ख़ानदानी अंगूठी तो काफ़ी भारी थी, इसे देख के बदले में कोई हल्की सी अंगूठी ले लेगी और थोड़े पैसे बचाकर मेरे लिए शॉपिंग कर लेगी। तोहफ़तन देने के लिए उसे मेरे लिए कुछ कपड़े, घड़ी वगैरह ख़रीदने थे। मगर मुसीबत यह आ पड़ी कि वो नामुराद अंगूठी उस अरमानों भरी गफलत की मारी महबूबा से जाने कहाँ खो गई। अम्मा मुझे जान से मार डालेंगी। ज़फ़र, मेरी कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। फिर मैंने एक गहरी सांस लेकर सर उठाया। तुम रो मत शगुफ्ता प्लीज़। मेरी आवाज़ कमज़ोर सी थी। मुझसे उसका सुर्ख चेहरा देखा नहीं जा रहा था। मैं कुछ कर लूँगा, बस कुछ दिन इसी तरह अपनी अम्मा को बहला लो। दूर बैठे अमजद के कानों में यकीनन मेरी आवाज़ चली गई थी। वो सर उठाकर मुझे देखने लगा। नहीं ज़फ़र, खुदा के लिए तुम अब मज़ीद मेरे लिए कुछ मत करना। मैं पहले ही तुम्हारे एहसानों के बोझ तले दबकर रह गई हूँ और वैसे भी सोने का तो मामूली सा जेवर भी बहुत महंगा आता है। तुम कहाँ से? वो एक बार फिर से सकने लगी। अरे यार चुप करो, बंद करो ये रोना धोना। कह जो दिया, बस कर दूँगा कहीं से भी। ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। और तुम्हारा मसला अगर मैं ही नहीं हल कर सका तो लानत है इस रिश्ते और मोहब्बत में। मैंने जज्बाती होकर उसके आंसू पोंछ डाले। अमजद ये देखकर उठा और चुपचाप नीचे चला गया। मैंने उसे ज़्यादा देखकर सुकून का सांस लिया। अल्लाह कोई मसला पैदा करे तो
اس کے اسباب بھی خود ہی کر دیتا ہے۔ یہ میرا ایمان تھا اور کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں اور اگلے مہینے کی پہلی کو میری تنخواہ اور میری 2 کمیٹی ایک ساتھ ملنے والی تھی جو میں نے اپنی بہن کی شادی کے لیے ڈال رکھی تھی۔ اگر میں اس کمیٹی میں سے چند ہزار نکال کر شگفتہ کا مسئلہ حل کر دیتا تو کیا برا تھا؟ اس کی ماں کی انگوٹھی تو خاندانی تھی، جانے کتنی بھاری تھی، میں نے تو دیکھی تک نہ تھی۔ میں تو اسے ایک معمولی باریک سی انگوٹھی دلا سکتا تھا، اور کمیٹی بھی صرف 50,000 کی تھی، کوئی 1,00,000-2,00,000 کی تو تھی نہیں۔ میں نے سوچ سمجھ کر چند ہزار روپے الگ کیے اور امجد کے گھر چلا آیا۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی، کمرے میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں بھی۔ میں نے جو آفس کی شرٹ اتار کر کھونٹی پر ڈالی تھی اس کے جیب میں 1,000 کے 20 نوٹ موجود تھے۔ اماں کو معلوم تھا میری کمیٹی اسی مہینے نکلے گی، وہ یقیناً اس بارے میں پوچھنے کے لیے آنے والی تھیں، مگر ان کے آنے سے پہلے صوبیہ چلی آئی۔ بھائی، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ میں نے جلتی ہوئی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، بولو۔ آپ نے بیلا کو فون کیا تھا؟ میری ساری سستی ہوا ہو گئی۔ لو، اس نے صوبیہ کو بتا دیا؟ لیکن کیوں؟ اور وہ ایسا بھلا کیسے کر سکتی ہے؟ جبکہ میری تو اس نے کال اٹینڈ تک نہیں کی۔ ایسا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں، کیا تو تھا، مگر اس نے ریسیو ہی کب کیا؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اجنبیوں سے فون پر بات نہیں کرتی۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ میں نظریں جھکا کر دھیرے سے بولا، اچھا کرتی ہے۔ اگر آپ کو اس سے کوئی بات کرنی بھی ہے تو منگنی کے بعد کر لیجیے گا۔ منگنی کے بعد؟ اوہو، میں نے اٹھ کر شرٹ کی جیب کھنگالی۔ شادی کے بعد ہیں واقعی؟ میں اماں کو بتا دوں کہ آپ راضی ہیں؟ صوبیہ ایک دم خوش اور حیران رہ گئی۔ ہاں، میں نے پھیکی سی ہنسی ہنس دی، اور یہ لو کمیٹی نکل گئی، پورے 50 ہیں۔ دھیان سے اماں کو دینا۔ آپ لوگ حیران ہیں نا؟ کہاں تو میں شگفتہ کے لیے مرا جا رہا تھا اور کہاں ایک بار بہت دن گزرے میرے پاس ایک میسیج آیا تھا۔ بہت دکھ دیتی ہے یہ بات کہ آپ کسی پر اندھوں کی طرح اعتبار کریں اور وہ ثابت کر دے کہ آپ سچ مچ اندھے ہیں۔ میں نے بھی اعتبار کیا تھا شگفتہ پر اندھوں کی طرح، اور اس نے بھی ثابت کر دیا کہ میں واقعی اندھا ہوں، عقل کا اندھا، اور میں اسی اندھے پن میں مبتلا رہتا اگر امجد میری آنکھیں نہ کھول دیتا۔ جی ہاں، امجد، جسے میں کباب میں ہڈی، چور، جھوٹا خبیث اور جانے کیا کیا کہتا تھا، وہی امجد میرے ہاتھ میں دبے 20,000 روپے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس؟ وہ مجھ سے ایسے باز پرس کر رہا تھا جیسے کسی نادان بچے نے پیسے چوری کیا ہوں۔ میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر مجبور ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے نہیں بتایا تو وہ شگفتہ کو یہ پیسے دے گا ہی نہیں۔ سن ظفر، وہ تفصیل سن کر سنجیدہ ہو گیا۔ یہ تیرے حق حلال کی کمائی ہے، ان پر تیری ماں اور بہن کے سوا کسی کا حق نہیں، اس لیے یہ پیسے واپس لے جا۔ یار، تو میرے اور شگفتہ کے معاملے میں نہ بول، بس یہ دے جا کر اسے۔ جواب میں کچھ کہنے کی بجائے امجد نے گہری سانس بھری۔ ایک بات بولوں ظفر، تو یہ ٹھیک نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں، پر میں شگفتہ کی پریشانی، اور بھاڑ میں گئی اس کی پریشانی۔ تیری بہن کی شادی سر پر کھڑی ہے اور تو بارات کے کھانے کا انتظام کرنے کے بجائے پیسے لے کر آ گیا اس فتنی پر نثار کرنے کے لیے، اس فتنہ پر نثار کرنے کے لیے۔ امجد، میں بھونچار رہ گیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، فتنہ ہے وہ، خوبصورت فتنہ۔ جھوٹ بولتی ہے، اسے کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں۔ اور یہ پیسے پتہ بھی ہے کیوں مانگے ہیں اس نے ہونٹ بھینچ کر کوئی بات لبوں سے نکلنے سے روکی۔ میرا منہ نہ کھلوا، بس یہ رکھ اور اپنی شکل گم کر۔ اس نے رخ پھیر لیا تو مجھے اس سے بدظن کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ امجد، مجھے ہنسی آ رہی ہے تجھ پر، وہ صرف میری ہے، تو اور تجھ جیسے تو اسے پانے کی صرف خواب دیکھ سکتے ہیں۔ پاگل ہے تو؟ میں بات کو اتنا ہی سمجھ سکتا تھا۔ اوے پاگل، میں نہیں، تو ہے۔ اس نے مجھے گالی دی۔ لے، یقین نہیں آتا تو خود فون کر کے پوچھ اس سے۔ اس نے میز پر پڑا فون اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں یوں ہی بیٹھا رہا، مجھے اس کی بات پر 1% بھی یقین نہیں تھا۔ کیوں ہو گئی بولتی بند؟ اس کا فون خراب ہے، یہی کہا تھا نا اس نے؟ تجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں بتاتا ہوں تجھے اس کا نمبر، یہ لے، تجھے پتا بھی نہیں۔ اور اس نے نئی سم لے لی، اور وہ نمبر مجھے زبانی یاد ہے۔ اس نے نمبر ملا کر مجھے دیا۔ میرے ہاتھ سن سے ہو گئے، کیفیت عجیب سی ہو گئی، دل میں وہمیں اور خدشات سر اٹھانے لگے۔ دل چاہا ابھی اسی وقت وہاں سے باہر نکل جاؤں، مگر امجد نے کال ملا دی تھی۔ مگر یہ کیا، کمرے میں ہی کسی دوسرے فون پر کال آنے لگی۔ رنگ ٹون بج اٹھنے پر میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، جیسے عمر قید سے رہائی ملی ہو۔ وہ یقیناً امجد کا ہی دوسرا نمبر تھا، مگر امجد نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے اطمینان سے فون نکالا۔ میں فون دیکھ کر اچھل پڑا۔ یہ تو حیرانی کے مارے مجھ سے بات مکمل نہیں کی گئی۔ ہاں، یہ وہی فون ہے جو وہ استعمال کرتی تھی، پر جانتا ہے یہ یہاں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خود چھوڑ کر گئی ہے۔ اسے اس سے بہت اچھا اور مہنگا سیٹ مل گیا ہے۔ معلوم ہے کس نے دیا ہے؟
اس کے شوہر نے، جس سے وہ کورٹ میرج کر چکی ہے۔ امجد کے منہ سے ہونے والے پے در پے انکشافات نے مجھ سے حیران ہونے کی صلاحیت چھین لی تھی اور میری عزت نفس کے پرخچے اڑا دیے۔ آج کل ملک چھوڑ کر بھاگنے کے چکر میں تجھ سے رقم بھی اسی لیے اینٹ ہی رہی تھی کیونکہ پیسے کم پڑ رہے ہیں، اور وہ طنزیہ انداز میں دھیرے سے ہنسا۔ مجھ پر تو اس کی خاصی نظر کرم تھی۔ میرا خیال ہے تجھے زیادہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ وہ دن یاد ہے جب اس نے ابا کا بہانہ کیا تھا اور گھر جانے کے لیے جلدی سے نیچے آ گئی تھی؟ وہ اس دن اپنے گھر نہیں گئی تھی، یہاں آئی تھی۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر اپنے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا۔ شاید وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس نے کس طرح دھیرے دھیرے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی۔ مجھ سے کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ سب اسی گھڑے ہوئے بہانے اور کہانیاں تھیں۔ آخر اس کے لیے پاسپورٹ اور ویزا تو مجھے ہی بنانا تھا نا۔ جتنی قیمت وہ نوٹوں سے چکا پائی اس نے دی، اور باقی اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچھا ہی کیا، میں مانتا ہوں میں بھی تیرا قصوروار ہوں، اس کی آڑ میں تیری جیبیں خالی کرواتا رہا، پر یار اب جو تو کرنے جا رہا ہے یہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادتی اور ناانصافی ہے تیری ماں اور بہن کے ساتھ۔ وہ بیچاریاں کیوں پیسے پیسیں اس معاملے میں جس سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں؟ اسی لیے میں نے تجھے یہ سب بتا دیا، ورنہ کھیل تو ویسے بھی ختم کر چکی ہے۔ مجھے تجھے اور ہم جیسے کتنوں کو اپنی انگلیوں پر نچانے کے بعد وہ نفرت سے زمین کو دیکھ رہا تھا، اور میں ساکت آنکھیں پھاڑے اس کو واپس پلٹ جا اور یہ پیسے جا کر ان کے حقداروں کو دے۔ امجد نے میرا کندھا چھو کر مجھے کسی خواب سے جگایا۔ میں نے پلکیں جھپکائیں تو احساس ہوا کہ میری آنکھیں نم تھیں۔ لڑکھڑاتے قدموں اور دھڑدھڑاتے دل کے ساتھ میں وہاں سے اٹھایا اور کتنی دیر بے یقینی کے عالم میں اپنے کمرے میں پڑا رہا، یہاں تک کہ صبح آ کر مجھے ایک نئی راہ، ایک نیا نشان منزل تھما گئی۔ وہ اجنبیوں سے بات نہیں کرتی۔ میں نے کروٹ بدلی اور دکے ہوئے دل سے سرگوشی نکلی۔ اچھا کرتی ہے، بہت اچھا کرتی ہے۔ میری آنکھیں شکست، ندامت اور ذلت کے احساس سے سرخ ہو رہی تھیں، کیونکہ میں بے وقوف تو بن ہی چکا تھا مگر بچوں کی طرح رونا نہیں چاہتا تھا۔ میرے کانوں میں امجد کی آواز گونج رہی تھی، تن کی آنکھیں صرف سجا تن، سنورا تن ہی دیکھ سکتی ہیں۔ شہزادے اپنے من کی آنکھیں کھول، اپنے من کو اجال، کیونکہ ایک اجلے من کی آنکھ ہی کسی اور کے من کو اجلا پن دیکھ سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔